गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए जीआईटी सिस्टम का न्यू टॉपिक लेकर आए एंड टॉपिक इज सीलिएक डिजीज। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि एक्चुअली में सीलिएक डिजीज क्या होती है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज या रिएक्शन दैट अकर्स ड्यू टू इनटेक ऑफ ग्लूटेन दैट लीड डैमेज इंटेस्टाइनल विलाई, मोस्टली रूप से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, एंड कोज माल एब्जॉर्प्शन। यानी कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से कोई डिजीज क्रिएट हो रही है। वैसे नॉर्मली कंडीशन में अपना इम्यून सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है वो तभी होता है जब कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करता है डिफेंस के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी ने ग्लूटेन रिच डाइट इंजेस्ट कर ली, किसी बेबी ने, किसी चाइल्ड ने, तो अपना जो इम्यून सिस्टम क्या सोचेगा कि कोई बाहर से एंटीजन आया बॉडी के अंदर, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। मेनली रूप से जो आईजीए एंटीबॉडी, वो क्या करेंगी, इस ग्लूटेन को तो डैमेज करेंगी, साथ में क्या करते हैं जो इंटेस्टाइनल विलाई है उसको भी डैमेज कर देती हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन लीड करती है। क्योंकि जो इंटेस्टाइनल विलाई का मोस्टली जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अब वही डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और क्या लीड कर देगा, इस माल एब्जॉर्प्शन को लीड करता है। ओके, तो ये था सीलिएक डिजीज की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, ताकि हम अवॉइड कर सके, किसी बेबी को प्रिवेंट कर सके सीलिएक डिजीज क्रिएट होने से। तो मेनली रूप से जो वीट, बैरली एंड राइस, जो गेहूँ होते हैं, जो होते हैं, और राई होती है, उनके अंदर मोस्टली रूप से ये ग्लूटेन पाया जाता है। और वीट, बैरली और राई से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके अंदर भी, सीधी बात है, तो इससे जो भी चीज़ें बनेंगी उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, ग्लूटेन प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे बात करने वाले मोस्टली अफेक्टेड एज ग्रुप की। मेनली रूप से कौन सी एज ग्रुप के जो चाइल्ड है अफेक्टेड होते हैं सीलिएक डिजीज से। तो मेनली रूप से जो 1 to 5 ईयर एज के ग्रुप वाले जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कंडीशन ये देखने को मिल सकती है सीलिएक डिजीज वाली। ओके, अब इसके कोज देख लेते हैं। मेनली रूप से कि ग्लूटेन रिच डाइट लेने से अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। अब क्यों वो एक्टिवेट हो रहा है, कौन से कोजेज हैं कि ग्लूटेन रिच डाइट लेने से अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं जो क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं अगेंस्ट द ग्लूटेन के। तो अननोन है, कोई अभी तक कोज पता नहीं चला है कि क्यों एक बेबी के अंदर ये सीलिएक डिजीज़ क्रिएट हो जाती है ड्यू टू ग्लूटेन रिच। जैसे ही बेबी ग्लूटेन रिच डाइट इंजेस्ट करता है उसके बाद अपना ऑटो इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट हो जाता है, इसका अभी तक कोई भी कोज, एग्जैक्ट कोज पता नहीं चल पाया, इसलिए इसकी एटियोलॉजी क्या है, अननोन है। ओके, अब आपको दिखाते हैं लाइव सिचुएशन कि एक्चुअली में किस टाइप से जब ग्लूटेन अपने इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो अपना ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और डिफेंस के लिए ग्लूटेन को तो डैमेज करता है, ये साथ साथ में जो इंटेस्टाइनल विलाई है उनको भी डैमेज कर देता है। और क्या क्रिएट करता है, सीलिएक डिजीज को क्रिएट करता है। तो इस टाइप से जैसे ही ग्लूटेन अपने इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब ऑटो इम्यून रिएक्शन होगी, एंटीबॉडी बनेंगी और ये इस तरीके से ग्लूटेन को डैमेज करेंगे, साथ साथ में जो इंटेस्टाइनल विलाई है उनको भी डैमेज कर देती हैं। और कंप्लीट रूप से विलाई डैमेज हो चुकी है, तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और किसको लीड कर देगा, ये माल एब्जॉर्प्शन को लीड कर देता है। और इसी तरीके से जो एक डिजीज क्रिएट होती है दैट इज़ द सीलिएक डिजीज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि किसी के अंदर अगर सीलिएक डिजीज हो चुकी है तो कौन कौन से सिम्टम्स या साइन देखने को मिलेंगे एक चाइल्ड के अंदर। तो फर्स्ट वन जो मोस्टली रूप से सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो कब अपीयर होने लगते हैं, जैसे किसी बेबी ने ग्लूटेन रिच डाइट इंजेस्ट की उसके 3 से 6 मंथ के बाद में देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे कि वो करता जा रहा है तो उसके 3 से 6 महीने के बाद में मेनली रूप से सिम्टम्स, रिएक्शन तो होने लग जाती है बट सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, 3 से 6 महीने के बाद में। जैसे उसने आज इंजेस्ट किया तो ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उसके अगेंस्ट, और 3 से 6 महीने के बाद में सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स होगा डायरिया ड्यू टू माइल्ड डाइजेशन एंड माल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वहाँ पे विलाई डैमेज हो चुकी हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जो भी फ्लूड वगैरह बेबी इंजेस्ट कर रहा है फ्लूड वगैरह, तो वो डाइजेस्ट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, माल एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए जो जो फीकल मटेरियल होता है वो वाटरी हो जाता है और वो किसको लीड करता है, डायरिया को लीड करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट सिम्टम की बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डिस्टेंशन, क्योंकि माइल्ड डाइजेशन हो रहा है इसलिए वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर, जो किसको लीड करेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स को और डिस्टेंशन को। ओके,
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटोरिया। अब स्टेटोरिया का मतलब क्या होता है? फैट विद स्टूल। अगर स्टूल के साथ फैट आ रही है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, एब्जॉर्ब्स नहीं हो पा रही है, जो भी फैटी सब्सटेंस बेबी इंजेस्ट कर रहा है, तो स्टेटोरिया देखने को मिलता है। स्टूल के साथ फैट का आना क्या कहलाता है? स्टेटोरिया। नेक्स्ट सिम्टम पे चल रहे हैं एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब एपेटाइट लॉस हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। फ्लेटस जो गैस का फॉर्मेशन हो चुका है, डिस्टेंशन हो चुका है, तो अब बेबी को क्या है, भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं पुअर वेट गेन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वेट गेन कहाँ से होगा? क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह ब्लड के अंदर जा ही नहीं रहे, जो भी खा रहा है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, पूरा डायरिया हो चुका है और बाहर निकल रहा है, तो वेट लॉस होने लगता है धीरे धीरे। नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं मसल्स वास्टिंग। अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, तो डिफेंस के लिए क्या करेगी बॉडी, जो प्रोटीन है फैट उनका डाइजेशन करने लग जाएगी। जो मसल्स हैं उनका फैट के अंदर, जो मसल्स के अंदर जो फैट और प्रोटीन जो स्टोर रहते हैं उनका डाइजेशन होने लग जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो किस क्या देखने को मिलेगा? मसल्स वास्टिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट सिम्टम्स है माल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन को लीड कर रहा है क्योंकि विलाई क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और डायग्नोस्टिक एवालुएशन की बात कर रहे थे कि कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू डिटेक्ट द सीलियक डिजीज। तो फर्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, साइन सिम्टम के हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि सीलियक डिजीज हो चुकी है। एंड नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक एवालुएशन है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, यानी कि ब्लड टेस्ट करते हैं, और ब्लड टेस्ट में क्या है, एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे ग्लूटीन रिच डाइट देंगे तो उसके बाद क्या होगी, बॉडी ब्लड के अंदर आईजी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन होने लगती है, यानी कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और आईजीए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट बात करें, अब किसी को सीलियक डिजीज हो चुकी है, कौन से सिम्टम आ चुके हैं, पता लग चुका है, डायग्नोस्ट भी कर लिया आपने। अब मेन काम आता है मैनेजमेंट का कि कौन से टाइप का इंटरवेंशन या केयर देनी है अपने को उस चाइल्ड को जिसको सीलियक डिजीज हो चुकी है। फर्स्ट वन होगा सबसे, क्योंकि सबसे पहले हो क्यों रहा है, क्योंकि ग्लूटीन रिच डाइट ले रहा है उसके बाद ही हो रहा है, तो अपने को जो ग्लूटीन रिच डाइट है उसको कंप्लीटली रूप से अवॉइड करते हैं लाइफ लॉन्ग। अगर किसी बेबी को एक बार हो जाता है ग्लूटीन रिच डाइट से सीलियक डिजीज, तो उसको लाइफ लॉन्ग तक ग्लूटीन रिच डाइट नहीं देनी है। ठीक है, ग्लूटीन रिच डाइट अवॉइड करनी है, बाकी अलग डाइट देनी है, लाइक जैसे कि राइस वगैरह ये देनी है। ठीक है, जो वीट है बेरली है और जो राई है उसको अवॉइड करना है, बाकी अदर्स जो डाइट है वो दे सकते हैं, लाइक चावल वगैरह ये दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें प्रोवाइड विटामिन ए डी ई एंड के। जो विटामिन ए डी एंड के देंगे क्योंकि ये फोर्ट जो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, एब्जॉर्प्शन यूरिन की कमी हो जाती है पूरी तरीके से, और मेनली रूप से जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ये विटामिन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन विटामिन को क्या है, सप्लीमेंट के रूप में प्रोवाइड करते हैं बेबी को, ताकि अच्छी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट की, आयरन और फोलिक एसिड रिच डाइट देंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो एनीमिया के होने के चांसेस हैं। अगर एनीमिया हो गए तो बेबी की डेथ हो सकती है, इसलिए एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए आयरन एंड फोलिक एसिड रिच डाइट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट पे चलते हैं, एजुकेट द पेशेंट एंड पेरेंट्स। जो अगर बेबी थोड़ा बड़ा है 5 साल का 6 साल का है, उसको पढ़ना लिखना आ रहा है तो उसको भी एजुकेट करेंगे, और यह नहीं तो पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी उसको खाने के सामान खरीद के लाते हैं वो घर में बच्चे के लिए, तो उसके लेवल न्यूट्रिशन लेवल का अच्छी तरीके से पढ़ना है, कहीं उसके अंदर वो ग्लूटेन रिच डाइट से तो नहीं बने हुए हैं, यानी कि गेहूँ जो या फिर राई से बने हुए प्रोडक्ट तो नहीं है, अगर वो है तो उनको अवॉइड करना है, वरना एक बार वापस से अगर खा लिया ग्लूटेन रिच डाइट ले ली तो वापस से कंडीशन सीलियक डिजीज हो सकती है और बेबी की डेथ भी हो सकती है। कंप्लीटली रूप से जो इंटेस्टाइन विलाई वो डैमेज हो जाएंगे, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं पहुंच पाएंगे, तो बेबी की डेथ हो जाएगी। ओके, तो ये मेन मैनेजमेंट हो चुके हैं। अब बात करें कॉम्प्लिकेशन की कि किसी को सीलियक डिजीज हो चुकी है यानी कि एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है वो एनीमिया होगा, यानी कि ब्लड के अंदर आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा बोन वीकनेस, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम वगैरह और विटामिन डी वगैरह इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो बोन वीकनेस या फिर बोन बिल्कुल रूप से फ्रेजाइल हो जाएंगी और ब्रेक डाउन होने लगती हैं। तो ये मेन 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं सीलियक डिजीज के अंदर। ओके, और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, छोटा सा टॉपिक था और आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।